ओके, गुड इवनिंग गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, आज का वीडियो हमारा एमएसएन का ही है। आज का टॉपिक क्या है? ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, अगर वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा रिपीट करके ज़रूर देखिएगा। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ओस्टियोपोरोसिस। ओके, एमएसएन का टॉपिक है। आज हम आ रहे हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम यूनिट से, जिसके आज का टॉपिक है हमारा ओस्टियोपोरोसिस। ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, इसलिए मैं सोची मैं भी ट्राई कर लूँ, पर हुआ पता नहीं, ये अच्छे से हुआ भी नहीं है। ओस्टियोपोरोसिस, तो ओस्टियोपोरोसिस क्या है? एक बोन का डिसऑर्डर है ना। ओस्टियोपोरोसिस क्या है? एक बोन डिसऑर्डर है, बोन की कंडीशन है। Osteoporosis is a condition characterized by a gradual loss of bone density and an increased risk of bone fracture. अगर आप सिंपल वर्ड्स में इसको समझना चाहते हैं तो इसका मतलब यही है। पोरस, पोरस सुना है ना, पोर फॉर्मेशन हो जाता है। ओस्टियो मतलब हमारी बोन में। ठीक है, जब बोन में पोर फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। डेफिनेशन क्या है यहाँ पे? ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बोन डेंसिटी जो होती है वो धीरे धीरे लॉस होने लगती है, और जिसकी वजह से फ्रैक्चर होने का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? Osteoporosis is a bone disease that develops when bone mineral density and bone mass decreases or when the quality or structure of bone changes. अब आपको पता है कि बोन किससे मिलके बनी होती है? मिनरल्स से बनी होती है। बोन के अंदर जो बोन का मास है वो भी क्या होने लगता है? धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, वहाँ पे पोर्स फॉर्मेशन हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो बोन का स्ट्रक्चर है या फिर जो उसकी क्वालिटी है उसमें चेंजेस होने लगते हैं। ठीक है, इतने सारे अगर करेक्टरिस्टिक्स आपको दिख रहे हैं, बोन की डेंसिटी कम हो रही है, बोन का मास डिक्रीज हो रहा है, बोन की क्वालिटी चेंज हो रही है, या फिर बोन का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो वो कंडीशन क्या होगी? ओस्टियोपोरोसिस। ओके, नेक्स्ट आता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर मतलब किस किस को रिस्क है ये ओस्टियोपोरोसिस होने का? तो यहाँ पे जो फीमेल्स मोर देन मेल, ठीक है, यहाँ पे फीमेल्स में ज़्यादा रिस्क है ओस्टियोपोरोसिस होने का मेल्स के कंपैरिजन। ठीक है, इंक्रीज एज, आप देखेंगे कि जैसे ही कोई एडवांस एज में जाता है आफ्टर 45 एज, तो उनके जो जॉइंट्स होते हैं वो पेन करने लगते हैं, या फिर उनका लेग जो होता है वो धीरे धीरे देखा होगा कि वो मुड़ जाते हैं। ठीक है, सीधे एकदम स्ट्रेट नहीं खड़े हो सकते। क्यों? क्योंकि उनकी एज के साथ बोन डेंसिटी जो है वो कम होने लगती है। इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी, ये बच्चों में भी देख सकते हो ओस्टियोपोरोसिस, क्योंकि बच्चे अगर उनको माल न्यूट्रिशन है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी भी इनफ नहीं मिल रहा है, तो उनको भी ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है। बाकी उन्होंने बोल दिया कि मेल्स के कंपैरिजन फीमेल्स को ज़्यादा होता है, इंक्रीज एज में ज़्यादा होता है, तो बच्चों को इनके कंपैरिजन कम होता है। ठीक है, जो एज से 45 एक्टिव एज में उनको होगा जिसके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होगी। नेक्स्ट आता है कॉजेस। इसके क्या क्या कॉजेस हैं? तो फर्स्ट है इडियोपैथिक। ठीक है, इडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन। ठीक है, अननोन मतलब इसका एग्जैक्ट कॉज जो है वो अननोन है। एक तो उन्होंने बोल दिया एज रिलेटेड ओस्टियोपोरोसिस, मतलब एज जैसे जैसे एडवांस एज में इंसान जो ह्यूमन है वो मूव करता है वैसे वैसे उसकी बोन डेंसिटी कम होने लगती है। या फिर जैसे कि बोलते हैं कि हर 45 एज के बाद, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ऐसी एज होती है जहाँ पे बोन की डेंसिटी कम होने लगती है, बोन जो होती है वो वीक होने लगती है। यंग अडल्ट्स भी कैसे? इनको ये भी एक कारण है। क्यों? क्योंकि एक्टिव एज में होते हैं तो इनको मिनरल्स की ज़्यादा नीड होती है। जो आज की एज में लोग अपनी हेल्थ पे शायद ही इतना ध्यान देते हैं, तो उनको भी क्या है कि जितना वो वर्क कर रहे हैं उस हिसाब से उनको मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिन डी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, पोस्ट मीनोपॉजल टाइप 1, जैसे ही 45 के बाद जो फीमेल्स होती हैं उनमें मीनोपॉज होता है। ठीक है,
जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो बंद हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि बोन पे ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जब भी वो मेनोपॉज स्टार्ट होता है तो उनको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर देना है। सेनाइल, सेनाइल मतलब होता है टाइप सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सेनाइल यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि टाइप 1 ऑस्टियोपोरोसिस होती है जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स में होती है। सेनाइल मतलब टाइप सेकेंड जो ऑस्टियोपोरोसिस होती है वो सेनाइल लोगों में होती है, मतलब जो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज के पीपल्स होते हैं अब 70 ईयर्स, ठीक है, तो उनमें ये ऑस्टियोपोरोसिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कॉजेज समझ में आ गए आपको, एक एक डिटेल में बता दिया है, आप इसको लिख भी सकते हो साइड में नोट्स के। नेक्स्ट आता है बी, ऑस्टियोपोरोसिस सेकेंडरी टू डिजीज स्टेट, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो सेकेंडरी कंडीशन की वजह से भी हो सकती थी। आपने प्राइमरी में देख लिया कि यंग अडल्ट्स हैं, मीनोपॉज हो रहा है तो उसकी वजह से हो रहा है। कुछ ऐसी डिजीज़ कंडीशंस भी हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस को कॉज करती हैं, जैसे कि क्या है, मेटाबॉलिक कंडीशंस। मेटाबॉलिक कंडीशन में एग्जांपल आ जाता है बॉडी में अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, माल न्यूट्रिशन है, स्कर्वी है, तो ऐसी कंडीशन में भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। नेक्स्ट आता है इंडोक्राइन कंडीशंस, जैसे कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्या है, इसमें पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो हाई लेवल में हो जाता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। नेक्स्ट आता है रीनल डिजीज़, रीनल किडनी की कोई भी डिजीज़ है जैसे कि सीकेडी, ठीक है, एकेडी, तो इसमें भी हो सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लीवर डिजीज़, अगर किसी को जीआई में कोई प्रॉब्लम हो गई है या कोई लीवर में लीवर सिरोसिस हो गया है, लीवर सिस्ट हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। बोन मेरो इन्फिल्ट्रेशन, मतलब बोन मेरो में भी कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल में है ल्यूकेमिया। ओके, ल्यूकेमिया क्या है, ये कैंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैथोफिजियोलॉजी, आपने एमएसएन में हर चीज़ की पैथोफिजियोलॉजी है, एक इन्फेक्शन की भी पैथोफिजियोलॉजी है, डिजीज़ कंडीशन की भी पैथोफिजियोलॉजी है। पैथोफिजियोलॉजी मतलब आपने ईयर की फिजियोलॉजी पढ़ी है, हियरिंग की फिजियोलॉजी पढ़ी है ना, तो ऐसे ही पैथोफिजियोलॉजी है कि ये कोई डिजीज़ कंडीशन कैसे कॉज हो रही है, ठीक है। ये पढ़ना आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आप उस चीज़ को कॉज होने से ही प्रिवेंट कर सको। रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इम्बैलेंस ऑफ बोन रिमॉडलिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अगर बहुत लंबे समय से बोन रिमॉडलिंग की जो प्रोसेस है वो इम्बैलेंस हो चुकी है, मतलब ओस्टियोक्लास्ट ओस्टियोब्लास्ट जो हैं वो सही तरीके से सही टाइम पे फॉर्म नहीं हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ये ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। बोन रिमॉडलिंग अकर थ्रू आउट एन इंडिविजुअल लाइफ टाइम, मतलब जो बोन रिमॉडलिंग है वो इंडिविजुअल के लाइफ टाइम में अकर होती रहती है, ठीक है। नई बोन सेल्स बनती रहती है और जो पुरानी बोन सेल्स हैं वो रीएब्जॉर्ब होती रहती हैं, ठीक है। इन नॉर्मल एडल्ट्स द एक्टिविटी ऑफ ओस्टियोक्लास्ट इज बैलेंस्ड बाय दैट ओस्टियोब्लास्ट। अभी इतना इसमें क्या होता है, जो हमारी बोन की एक एक्टिविटी होती है ओस्टियोक्लास्ट होती है जो कि बोन को रीएब्जॉर्ब करने, मतलब जो बोन सेल्स होती हैं, जो सेल्स की लाइफ साइकिल पूरा हो चुका है उसको ये रीअब्जॉर्ब कर लेती है। ओस्टियोब्लास्ट क्या करती है, नई सेल्स को फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है, ठीक है। ये नॉर्मल एडल्ट में एक बोन के अंदर होने वाली एक्टिविटी है। नॉर्मल बोन रिमॉडलिंग इन द एडल्ट रिजल्ट इन ग्रेजुअली इंक्रीज बोन मास अंटिल द 30s, मतलब इसमें क्या है कि जो नॉर्मल बोन रिमॉडलिंग है एडल्ट में वो धीरे धीरे क्या होता है, बोन मास इंक्रीज होता रहता है जब तक कि वो 30 के नहीं हो जाते, ठीक है। 30 तक तो बोन का मतलब फॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है, बोन मास बन रहा है। नेक्स्ट क्या आता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। आप कैसे डायग्नोस करोगे, आप कैसे निदान करोगे किसी भी डिजीज़ कंडीशन का, कि किसी ने आपने सिम्टम्स देख लिया, हाँ बता दिया इसको क्या है, ओस्टियोपोरोसिस है, लेकिन आप कैसे पता लगाओगे कि इसको ओस्टियोपोरोसिस, आप सिम्टम के बेसिस पे ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, तो इसके लिए कुछ कन्फर्मेटरी टेस्ट करने पड़ते हैं। जैसे कि पहला है, आप एक्सरे कर सकते हो, रेडियोग्राफी कर सकते हो, ठीक है, ओस्टियोपिनिया देख सकते हो कि ओस्टियो में कोई सेल्स की कमी तो नहीं है, पोर फॉर्मेशन तो नहीं है।
अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हो, डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्पियोमेट्री, ठीक है, जिसको बोलते हैं डेक्सा। ये एक टेस्ट है जो किया जाता है बोन की मिनरल डेंसिटी को चेक करने के लिए, जिससे हमें पता लग जाता है कि बोन में कोई पोर फॉर्मेशन, फ्रेजाइल बोन, सॉफ्ट बोन, ऐसा कोई कंडीशन तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन एंड मेडिकल मैनेजमेंट। आप क्या क्या प्रिवेंशन करेंगे, क्या मेडिकल मैनेजमेंट देंगे ओस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में। द मेन गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ ओस्टियोपोरोसिस एंड टू स्टेबलाइज रिमेनिंग द बोन मास। अब कोई भी कंडीशन आती है, चाहे वो कोई इन्फेक्शन हो, फीवर हो, सबसे पहले आपका जो मेन एम होना चाहिए वो क्या होगा कि आप उसकी जो फर्दर प्रोग्रेस है उसको आप प्रिवेंट कर दें। जितनी भी डिजीज़ कंडीशन हो चुकी है, डिजीज़ कॉज हो चुकी है, उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया जाए, ठीक है, स्टेबलाइज कर दिया जाए। अ कैल्शियम रिच डाइट स्पेशली इन चाइल्डहुड। आप क्या करेंगे, पहले से ही बच्चों को कैल्शियम रिच डाइट देना स्टार्ट कर देंगे बचपन से ही, ताकि उनको आगे जाके ओस्टियोपोरोसिस की कंडीशन से सफ़र ना करना पड़े। एडोलसेंट में नीड 1200 mg एंड पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में नीड 1500 mg डेली। यहाँ पे कैल्शियम का डोज बता दिया है कि एक नॉर्मल एडल्ट को 1200 mg लेना चाहिए कैल्शियम, और पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को 1500 mg डेली लेना चाहिए, ठीक है। मिल्क, चीज़ एंड एगर्ट आर रिच इन कैल्शियम। इन्होंने फूड बताया है कि जैसे कि मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, एगर्ट हो गया, इसमें क्या होता है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में पाया जाता है। Elderly should comes from the sun. Elderly should be advised to take 400 to 800 units of vitamin D daily. Comes from the sun and fortified dairy product, egg yolk and salt water, fish and यहाँ पे क्या है कि इन्होंने बोल दिया है कि जो एल्डरली मतलब जो एज पीपल हैं उनको एडवाइस किया गया है 400 से 800 यूनिट उनको विटामिन डी लेना है डेली, जो कि सन से डायरेक्टली आता है, आप जाके धूप में बैठ जाइए। एक आता है फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, उनको लेना है, ये गॉ को लेना है, सॉल्ट वाटर लेना है, फिश लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज रेगुलरली चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस कैन इंश्योर दैट यू विल रीच पीक बोन डेंसिटी। आप जैसे एक होता है ना कि अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए पहले इसको वर्कआउट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे आपकी बोन और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाइल्डहुड हो चाहे वो एडोलसेंस हो, जब तक कि आपकी बोन की जो डेंसिटी है वो पीक ना हो जाए, मतलब नॉर्मल आपकी बोन फॉर्मेशन जब तक कंप्लीट ना हो जाए। अल्कोहल कैफ़ीन इंटेक शुड बी अवॉइडेड। अल्कोहल और कैफ़ीन इंटेक अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली तब जब आप ग्रोइंग फेज़ में हो, ठीक है। प्यूबर्टी तक क्या होती है, ग्रोथ होती है, 30 तक की हमारी बोन जो है वो फॉर्म होती रहती है, तो इस एज में हमें अल्कोहल और कैफ़ीन को अवॉइड करना चाहिए। वुमेन विथ लो बॉडी वेट, दोज विद ईटिंग डिसऑर्डर शुड रिसीव अप्रोप्रिएट इवेल्युएशन, ट्रीटमेंट एंड डाइटरी काउंसलिंग। अब ऐसी औरतें जिसका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम है या फिर कोई ईटिंग डिसऑर्डर है, तो उनको अप्रोप्रिएट क्या करना है, बार बार डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना है, ट्रीटमेंट लेना है और डाइटरी काउंसलिंग लेते रहना है। नेक्स्ट आता है आपका ड्रग। ये तो था एक जनरल मैनेजमेंट जो आपको मतलब अपनी लाइफ स्टाइल चेंजेस करने की वजह से भी ओस्टियोपोरोसिस को रोक सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज हो गया, बाकी आपकी डाइट हो गई, ट्रीटमेंट हो गया। अब आती हैं कुछ ड्रग्स, जैसे कि कैल्सिटोनिन, अ सिंथेटिक थायराइड हार्मोन यूजली प्रेस्क्राइब। कैल्सिटोनिन क्या है, ये कैल्शियम के रिलीज को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो हमें कैल्सिटोनिन का एक नाम का ड्रग आता है वो लेना चाहिए। कैल्शियम बढ़ने से हमारी बोन की डेंसिटी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस कंडीशन नहीं होगी। एज अ डेली नेजल स्प्रे टू रिड्यूस फैक्टर दैट कॉज लॉस ऑफ कैल्शियम एंड इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द जीआई ट्रैक्ट। क्या करना है, डेली एक नेजल स्प्रे आता है, ठीक है। हाँ, जो क्या करता है कैल्शियम के लॉस को कम कर देता है, और जो रीअब्जॉर्प्शन है कैल्शियम का जीआई ट्रैक्ट में उसको बढ़ा देता है, ठीक है। जीआई ट्रैक्ट में जब कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड के थ्रू हमारे बोन में जाएगा।
सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, हमें कुछ एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर्स लेने हैं। ये भी क्या करते हैं, जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स होती है उसमें ये कैल्शियम को रेगुलेट करने का फंक्शन करते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, अभी बोला था पैराथायराइड हार्मोन की वजह से भी हो जाता है। जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या करना है, हार्मोन को रिप्लेस करवाना है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल में हार्मोन बढ़ गया है तो उसको कम करने के लिए मेडिसिन देना है, अगर कम हो गया है तो उसको बढ़ाने के लिए मेडिसिन देना है। एस्ट्रोजन लेवल विच इन टर्न डिक्रीजेज द रेट ऑफ बोन रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पे क्या एस्ट्रोजन के लेवल को भी मेंटेन करना है, मतलब एस्ट्रोजन पिल्स लेनी है ताकि जो बोन रीअब्जॉर्प्शन का जो लेवल है डिक्रीज हो रहा है उसको कम कर सकें। नेक्स्ट आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। एज अ नर्स आप क्या क्या नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे, तो किसी को ओस्टियोपोरोसिस हो रहा है तो उसमें क्या होगा, एक्यूट पेन होगा, होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे एक्यूट पेन, ठीक है, रिलेटेड टू जो भी आपका कंडीशन है, रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन या फिर पेन स्केल स्कोर जो भी आप लिखते हो। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, अब किसी को ओस्टियोपोरोसिस है, उसकी बोन में ऑलरेडी पोरस फॉर्म हो गया है तो उसको मूव तो करने में तकलीफ होगी ना, तो इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी। सेल्फ केयर डेफिसिट भी हो जाएगा उसको, क्योंकि वो मूविंग करने में उसको पेन होगा, चलने फिरने में। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, यस उसका न्यूट्रिशन कैसा होगा, इम्बैलेंस्ड होगा। क्यों, क्योंकि कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा कम है। इसका मतलब क्या है कि वो डाइट प्रॉपर नहीं ले रहा है। अब आपको भी पता लग जाए कि आप बीमार हो, आप खाना खा पाओगे, नहीं खा पाओगे ना। रिस्क ऑफ इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, अब उसका जो स्किन है उसकी भी इंटीग्रिटी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। इंजरी के भी चांसेस हो सकता है, वो ज़रा सा चले और उसको मतलब गिर जाए तो इंजरी के भी रिस्क है। कॉन्स्टिपेशन के भी रिस्क है। डेफिसिट नॉलेज अबाउट द ऑस्टियोपोरोसिस प्रोसेस एंड ट्रीटमेंट रेजिमन, यहाँ पे नॉलेज डेफिसिट भी एक, इसे यूज़ नहीं करते, मतलब नहीं करना चाहिए, लेकिन ये वैसे तो वरदान है कि आपको अगर कोई भी नर्सिंग डायग्नोसिस याद नहीं आ रहा तो नॉलेज डेफिसिट लिखते ही हो। ठीक है, ये है आपकी नर्सिंग डायग्नोसिस। आई होप ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करना कहाँ पे क्या कमी रह गई, एक बार मुझे प्लीज़ बताना। थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, आगे की वीडियो में आपको भेजती रहूँगी। थैंक यू सो मच।